Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we will also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र। थैंक यू राजेश। पहले हेडलाइंस राजेश लेख से। Foreign investors pull out over 7,000 crore rupees from the Indian capital markets in the first 2 weeks of March. 5 IPOs to hit stock markets this week. And Brent crude oil prices and flat near $70 this week after touching 13-month high on Monday. विदेशी निवेशकों ने मार्च के पहले 2 सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजारों से 7,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। 5 कंपनियां अगले सप्ताह अपने आईपीओ बाजार में उतारेंगी और ब्रेंट क्रूड कच्चा तेल सोमवार को 13 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद इस सप्ताह लगभग $70 पर स्थिर रहा। और आज की पहली खबर, इस महीने के पहले 2 महीनों में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से 7,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। आई बेग योर पार्डन, इस महीने के पहले 2 सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से 7,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई ने 1 मार्च से 13 मार्च के बीच इक्विटी से 531 करोड़ रुपए और डेट मार्केट से 6,482 करोड़ रुपए निकाले। इस तरह कुल 7,013 करोड़ रुपए की धनराशि निकाली गई। इसके विपरीत एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजारों में जनवरी में 14,649 करोड़ रुपए और फरवरी में 23,663 करोड़ रुपए का निवेश किया था। Our first caller online is with us, Manoj from Haryana. Manoj, we welcome you. Please ask your question. हेलो जी, सवाल पूछे अपना। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, मेरे को म्यूचुअल फंड में करीब 3 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है जी। कौन से सेक्टर में करना ठीक रहेगा जी? और कितने दिनों के लिए पैसा लगाना है? कोई लिमिट नहीं है जी, चाहे 5 साल भी रख सकता हूँ जी, मैं 5-6 साल भी रख सकता हूँ जी। करीब 12-13% के करीब रिटर्न मिल जाए, कोई ऐसा। 5-7 साल के लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो किसी अच्छे ऐसा फंड जिसमें 1/3 पैसा इक्विटी में लगा रहता है और बाकी पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, उसमें लगाना चाहिए। इन फंड को आमतौर पॉपुलरली इक्विटी इनकम फंड कहा जाता है या और कंजर्वेटिव ग्रोथ और इनकम के लिए ये फंड अच्छे साबित होते हैं। तो इस तरह के फंड में निराशा नहीं होगी अगर आप 5 साल के और पहली बार लगा रहे हैं तो इस तरह के फंड नहीं लगाएं, इसके बजाय कि बहुत ज्यादा रिटर्न के लिए एक ऑल इक्विटी फंड में पैसा लगाएं। Okay, Dhirendra, we are entering into the new financial year soon.
in just about 15-20 days from now. And like last year, we have to get into the TDS deductions, etc. Hello, can you hear me? Yes. Yeah, I can hear you. So, what kind of tax savings can in these 15 days a person do, keeping in mind that we have a very short span available with us? Yeah. In fact, there's a human behavior that we wait till the last moment if there is an opportunity to make an investment. And so, if you haven't made your tax saving investment, this is the last opportunity. And I think the simplest way of approaching it is, tax saving fund. Just deduct or subtract from 1,50,000 rupees all your tax saving investments or, expenses made so far, whether it be provident fund, your employee provident fund deduction or PPF or insurance premium, all that, add them together and subtract it from 1,50,000 because that is your entitlement to make an investment and save taxes. Whatever is the residual amount, if you have that money, invest that in any of the tax saving funds. And that, in the scale of investment, the amount of investment will be subtracted from your income for computing taxes. And these prove to be, the one with the highest gain potential. And choose any of the good tax saving funds. If I have to suggest some, I'll say Aditya Birla Sun Life Tax Relief, or Axis Long-Term Equity Fund, or Mirae Asset Tax Saver Fund, or Invesco India Tax Saving. Choose any of these funds, invest that money. Okay. और जयपुर से हमारे श्रोता नवनीत लाइन पे हैं। नवनीत नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार मार्केट मंत्रा की टीम को और धीरेन्द्र जी को। मेरा जो प्रश्न है वो बॉन्ड मार्केट में बढ़ती यील्ड को लेकर है। हमने देखा कि भारत में भी जो बॉन्ड मार्केट जो यील्ड है लगभग 10 साल के जो है वो 6.20 के आसपास है और जिसके आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है। और जितनी भी डेट स्कीम्स में हम लोगों ने जो पैसा लगाया हुआ खासतौर से सीनियर सिटीजन से या दूसरे जो लोगों ने उनका जो है वो एनएवी ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने से लगातार गिर रहा है या लगभग स्थिर है, उसमें कोई रिटर्न नहीं है। और जिस हिसाब से भारत सरकार की बजटरी डेफिसिट को जो पूरा करने की जो पूरा योजना है लगभग 12 लाख करोड़ की उधारी और कार्यक्रम है और आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन भी इसमें कोई बॉन्ड यील्ड को कंट्रोल करने में कोई खास कारगर नहीं है। तो क्या आने वाले समय में ये बॉन्ड मार्केट की स्थिति जारी रहेगी और जो लोग इस प्रकार से ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट लगातार करते आ रहे हैं जिनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो उनको फिर किस तरीके के इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहिए जिससे कि वो अपने रिटर्न को सुरक्षित कर सके? धन्यवाद। जी हाँ, मुझे लगता है कि भविष्य और खासकर अभी जो रुख बन रहा है उसमें फिक्स्ड इनकम पे रिटर्न के बढ़ने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है और भले ही अब और नहीं घटे तो ये अपने आप में एक कॉन्सोलेशन होगा। तो इससे बचने के लिए और इससे बचने का आपके पास ढेर सारा उपाय नहीं है क्योंकि अगर फिक्स्ड इनकम और सॉवरेन पे भी अगर हमें इतना रिटर्न मिलता है और ऐसे फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने वाले निवेशक के लिए अपने सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है। आप किसी भी तरह का अनटुवर्ड रिस्क अज्यूम नहीं कर सकते अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए और रिटर्न बढ़ाने का आपके पास एक ही तरीका है कि इक्विटी में लगाइए, लेकिन इक्विटी कम समय में बहुत ही वॉलेटाइल, बल्कि आज के समय और ज्यादा वॉलेटाइल है। और आज अगर देखें कि जो हमारे यहाँ जो इकोनॉमी का या बिजनेस का आउटलुक है उसमें आज इक्विटी भी सस्ता नहीं लगता और वहां पे ये वोलेटिलिटी और बढ़ी रहेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर में लगाने वाले इन्वेस्टर के लिए कोई खास विकल्प नहीं है। उन्हें अपने आमदनी की जो कि निवेश से पूरी होती थी उसमें कमी लानी पड़ेगी या काफी हद तक आपको थोड़ा बहुत इक्विटी में लगाना पड़ेगा और कुछ आपका कैपिटल भी कुछ समय के लिए शायद कंज्यूम करना पड़े, ये इंतजार करते हुए कि भविष्य में ये सीन बदले। Dhiren, there is a query that we have got from our listener who says that what happened to the new tax structure? Should one opt for the
the old one or the new one, because in between the pandemic came and, everyone was asked to submit their returns after, say, 8-9 months. So all this is lost in between. He wants to know whether it still exists. Yeah. It very much came on the statute book, and that is a law which was made, which was enabled by the last year's budget. And it is pretty straightforward. If you have your income of 15 lakh rupees and more, then the new system is actually simple. Just pay the tax to an extent, and it's a straight computation of on your income. Only for people who have earnings of less than 15 lakh, that the old system with all the deduction or all the possible deductions can become efficient. A salary structure which can be customized to your needs can prove to be profitable. But if you have your income exceeding 15 lakh rupees, then the new system or old system doesn't make a difference, and the new system actually simplifies the thing. So the old new system actually has come into force, but savers always had the choice. It is up to you to choose which system you want to follow, and follow accordingly. And that rule nothing has happened to this rule. It's just that we got busy with this pandemic and all the other kind of crisis, and we did not discuss it in great detail. Okay. So what should the investor be doing? Continue. This is apart from the tax savings that we're talking about. In a given scenario where the market is quite volatile, should the SIPs be continued? Oh, yes. In fact, anybody who is doing SIP for his long-term money should continue. In fact, what about profit booking? Profit booking is a difficult thing, because if you are investing for 5 and 10 years time frame, if you take your money out, then the challenge is when do you get in again? I think most people who would never had any kind of asset allocation plan should have some asset allocation plan, maybe 20%, 25%, even if you are investing for 5 years, 10 years and more, simply because your ability to take some money out and be able to optimize your return with periodic rebalancing will improve. But long-term money should be substantially into equity. As the first caller, the earlier caller was asking that, what is the return that we are going to get on fixed income? The outlook for fixed income, despite, you'll be able to protect yourself from substantial downside. But the return on fixed income has become so low that it is desirable to actually take the risk, and more so when you have the time on your side. The risk is, reduced only if you have time on your side. And if it is for short-term investment, maybe you are short of many alternatives. यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मार्केट मंत्रा, और हमेशा की तरह आज रविवार को हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को लेते हैं, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात विशेषज्ञ, म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार, और हमारे नंबर हैं 23314444 और 23717106, और तीसरा नंबर है 23717117। और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता वरुण दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे पूछना है, मैं कुछ शॉर्ट टर्म फंड में पैसा लगाया था, जो बाकी मल्टी कैप, स्मॉल कैप और टैक्स सेवर का साथ। मैं इसलिए पैसा लगाया था, जो कभी मार्केट गिरेगा तो इस पैसा को मैंने फिर इक्विटी में लगाऊंगा। तो सर, इन बीच में पैंडेमिक आ गया और मेरा फ्रैंकलिन का साथ मेरा कई फंड बंद हो गया था, अब कुछ पैसा आने लग गया जी। तो सर, इस पैसा को मैं अभी किस में लगाऊं? क्योंकि शॉर्ट टर्म में लगाऊं, फिर अगर ऐसा कभी हो कोई फंड का साथ, तो मगर रखना मुझे शॉर्ट टर्म में ही, तो ये पैसा कहाँ पे लगाऊं सर? प्लीज मुझे एडवाइस कीजिए। जो शॉर्ट टर्म का पैसा है वो शॉर्ट टर्म फंड में ही लगाएं। फ्रैंकलिन का इंसिडेंट जो स्टोरी था, जो पिछले साल हुआ, उससे डरना जरूर है, लेकिन इससे आप ऐसा ना करें कि कभी भी शॉर्ट टर्म फंड में भविष्य में ना लगाएं। ऐसा फंड, शॉर्ट टर्म फंड चुनिए जो कि
रिटर्न ठीक ठाक देता हो, जरूरी नहीं है कि वो सबसे ज्यादा रिटर्न देता हो, और उसका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही कंजर्वेटिवली बिल्ड किया हुआ हो। अधिकतर पैसा AAA, सॉवरेन बॉन्ड्स, और वैसे बहुत ढेर सारे फंड हैं। अगर मुझे 3-4 फंड गिनाना हो जो कि बहुत ही केयरफुली उनका पोर्टफोलियो बिल्ड है, ज्यादा कंजर्वेटिव है, और यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो सबसे बढ़िया नहीं होगा आपका उस कैटेगरी में। और डेट फंड के चुनाव में ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो बेहतरीन रिटर्न दे रहा होगा वो जरूर कोई ना कोई वो फंड जरूर कोई ना कोई ऐसा रिस्क ले रहा होगा जो दूसरे फंड नहीं ले रहे। अगर ये जो मैं कह रहा था कि मीडियम शॉर्ट टर्म फंड आपको गिनाना हो तो एक्सिस का शॉर्ट टर्म फंड, HDFC का शॉर्ट टर्म फंड, IDFC का बॉन्ड शॉर्ट टर्म, या L&T का शॉर्ट टर्म बॉन्ड, ये कुछ ऐसे फंड है जिन्होंने बहुत ही कंजर्वेटिवली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। From Ghaziabad, we are joined in by Gaurav. We welcome you, Gaurav. Good evening, Market मंथन team. Good evening. Sir, in current scenario when valuations are very high, SIP should be continued. There is no doubt. That is a good idea. But if someone has money, say some one chunk money, should it be put into balanced advantage fund or slowly distributed into flexi cap fund? Or what is your advice for one time for a large amount? How to do it? How to spread it? Thank you. The simplest way is, spread your money. If you are convinced that, our markets will do well over the next 5-7 years, and that is the kind of money which you have, even if you have that sum of money, it is important to invest in a staggered way. And where to invest? I think, multi-cap funds are the way. It only in case of, investors who are first-time investors who will be greatly disappointed, they will be unnerved, they will be tempted to take their money out. If their money, if the money goes down by 15-20% or 25% in 3 months' time, in that situation, you should look at balanced advantage fund and other things, which will also be a relatively steadier take on growth. But otherwise, if you are used to it, still spread your money over a long period of time to average your investment. This might, cause a situation where you will miss on some opportunity, or it might look like a missed opportunity if the market keeps going up. But it is somewhat important. It's quite important for you to do that, because otherwise you will get stuck with, any big decline in value in a brief period of time, which can never be ruled out for equity, will drive you out forever. और इस बीच हमारे साथ बस्ती से हमारे श्रोता संतोष लाइन पे जुड़ चुके हैं। संतोष नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, संतोष जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल है, धीरेन जी है आज? जी जी बोलिए। ओके, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी को कोई बाहर वाला कंपनी अगर एक्वायर करता है, तो उस हालात में उसके जो शेयर होल्डर्स रहेंगे पहले कंपनी, मतलब एक्सिस्टिंग कंपनी के, तो उसका क्या होता है, मतलब क्या होगा? क्योंकि अगर बाहर वाला कोई जो लिस्टेड नहीं हो एक्वायर कर रहा है। और दूसरा एक सवाल कि आजकल डीमैट अकाउंट, डीमैट ब्रोकर जो है, बहुत सारे ब्रोकर आ गए हैं, तो क्या इनके इधर अगर अकाउंट खोलना हो डीमैट तो क्या सावधानी रखना चाहिए? मान लीजिए कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारे शेयर्स का क्या होगा? जी, आपका पहला सवाल कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी लिस्टेड कंपनी को अगर एक्वायर करती है तो क्या होगा? जो हमारे लिस्टिंग का जो एक्विजिशन या सब्सटेंशियल एक्विजिशन का जो नियम कानून है, उसमें यह है कि अगर कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर करता है तो बाकी निवेशकों के लिए उस कंपनी को या उस ग्रुप को, जो कि उसके लिए एक लीगल टर्म है कि पीपल एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, अगर कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि मिल करके किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, तो वो अगर इसका शेयर लेते हैं तो उन्हें उनके लिए ओपन ऑफर देना बाकी सारे निवेशकों के लिए जरूरी है। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वो ओपन ऑफर लेते हैं या नहीं लेते हैं। दूसरी स्थिति भी बनती है कि कई बार कोई भारतीय कंपनी जो कि अपने शेयर को डिलिस्ट करती है और पहले कभी उसे लिस्ट किया गया था और निवेशकों ने पैसा लगाया था, आज वो अनलिस्ट कराना चाहती है, वैसी स्थिति में भी उन्हें ओपन ऑफर देना पड़ता है। और अपने पैसे को कैसे बचाएं? जो डीमैट के बहुत सारे क्राइसिस हो रहे हैं, इससे बचने का कारगर तरीका ये है कि आप 2 डीमैट अकाउंट खोलें। एक डीमैट अकाउंट ऐसी जगह ब्रोकर के साथ, अगर आप ऑनलाइन ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं तो ऑनलाइन ब्रोकर के यहाँ आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, तो वो आपने ले लिया। जब भी आप वहां पे खरीदें, उसी तरह का एक डीमैट अकाउंट आप रखें जिसके साथ कोई ब्रोकर का अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं हो, किसी बैंक में खोल लें
और वहां से अपने और उसका ओनरशिप एक साथ एक जैसा होना चाहिए। जैसे आपका वहां पे बैंक जहाँ पे डीमैट अकाउंट है उसका भी बेनिफिशियरी आप ही होने चाहिए और दूसरे अकाउंट के भी बेनिफिशियरी आप ही होने चाहिए। और वहां से अपने एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में आप अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो जो ब्रोकर जिसके साथ आप संपर्क में जिसके साथ आपका संबंध है वो अगर आपके शेयर लेना भी चाहेगा तब भी वो नहीं ले सकता, क्योंकि आप वहां से केवल खरीद बेच करने के समय आप अपने शेयर को वहां ले आते हैं और उसके बाद बाकी जो शेयर हैं उन्हें कहीं और आप ट्रांसफर कर देते हैं। Okay, Dhirendra, Gaurav, one of our listener who just called a while back, asked about the valuations being very high at this point of time. So how can an investor safeguard his investments and ensure that they are getting him in the required money and all that stuff? What should he do to safeguard his investment? Very difficult. Yeah. There is no way you can actually safeguard yourself. There are 2-3 ways of safeguarding yourself. One is that, because I don't know whether, we have been saying that the market is expensive for nearly 7-8 months now, and during this period the market has gone up by 20-25%. There are companies which are still cheap. There are companies which even on conventional yardstick also look expensive. The market has made a comeback despite the fact that the outlook for companies, earnings recovery still looks not very, it will recover. But, we are actually celebrating as if, nothing has happened, which isn't true. So I would say that there is no way you can protect it. Equity comes with all the risk. Valuation risk is primary, is also a very significant one. I would say that 2-3 ways of doing it. One is stagger your investment. The other is diversify your investment. And third is that, make sure that you are investing your long-term money, because if it is borrowed money, if it is a short-term money, then you will be under tremendous pressure for your investments to be working all the time. So if once you have done all these 3 things, then I think the most important thing when building your own equity portfolio, the biggest risk comes from not knowing what you are invested in. If you are just speculating and you don't know much and you just bought because somebody told you about investing in some company, if you witness a 10, 15, 20% decline, you will run for cover, you will run away. Try and understand what you are investing in and why. If you do that, I think staying in bad times or staying through a time when it will look difficult, but getting out will be undesirable or maybe wrong, will be, that's a course of action which you can. Okay. और इस बीच जयपुर से हमारे श्रोता विश्वनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? So this is question to Mr. Dhirendra. This is regarding withdrawal of the perpetual bond rule that Finance Minister has announced, and Finance Minister requested SEBI to withdraw this rule. What do you know about this perpetual bond that Mr. Dhirendra speaks? Sorry, I'm unable to hear you. Vishwanath ji, would you please come closer to your your phone and then speak? Yes, we can't hear you clearly. Sir, this is my question is regarding the perpetual bond. Yeah. That SEBI has directed all the mutual fund houses to value them as 100-year papers, instruments. Yes. So it was written somewhere in the paper that the valuation will go down by 3-4%. So what is your opinion or what is your advice to the investor like me? Because I have put investment in the debt funds. You have put investment in debt fund, but very few debt funds have investment in the perpetual bonds. And only those funds will have a bearing only on those funds where, who have some investment in these perpetual bonds. And yes, to that extent, it can have a bearing. But I don't think it is very substantial. Most mutual funds have very insignificant, investment there. But yes, the funds where, there is a meaningful investment, they will have a bear. It will take a hit. And there are 1 or 2, funds which have nearly 5-7%, 8% short-term funds where there is such exposure. But it was not reflected yesterday. I'm quite surprised at that. And the government's letter to SEBI about dealing with the issue or handling the issue in a manner that it does not turn out to be disruptive for the fund or, it does not create a scare or disruption
So with that in mind, I would say that just wait. I don't think there's much you can do. But if you find that the fund that you are invested in has 81 bonds, run for cover. It's better to get out of anything. Okay. There are a few funds which has some exposure, and it is better to keep away from such funds. Okay, Modi Nagar, from Modi Nagar we are joined in by Ashok Kumar. Ashok ji, welcome. हेलो जी, सवाल पूछें. हाँ, नमस्कार. नमस्कार. मेरे धीरेन्द्र जी से सवाल ये है, छोटा सा सवाल ये है कि इस बार इस फाइनेंशियल ईयर में कोई टैक्स फ्री बॉन्ड आ रहे हैं या गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, या कुछ इसके बारे में कुछ बता दीजिए, टैक्स फ्री बॉन्ड के बारे में. नहीं, इस साल कोई टैक्स फ्री बॉन्ड सरकार के या पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी कोई परमिशन नहीं मिला था लॉन्च करने की. Moving on, riding on the rising market trend, 5 companies will launch their initial public offers, IPOs, next week. The companies are expecting to raise an estimated 3,764 crore rupees with these IPOs. According to the information with the exchanges, Craftsman Automation and Lakshmi Organics Industries will launch their initial share sale programs on Monday, while Kalyan Jewellers India's IPO will open on Tuesday. IPOs of Suryodaya Small Finance Bank and Nazara Technologies will begin on Wednesday. And also following 7 straight weeks of gain, crude oil prices ended roughly flat this week after prices touched a 13-month high on Monday. Benchmark Brent crude oil prices settled near $70 a barrel on Friday, supported by production cuts by major oil producers and optimism about a demand recovery in the second half of the year. The U.S. West Texas Intermediate crude ended the week at $65.61 a barrel. The Organization of the Petroleum Exporting Countries forecast a stronger oil demand recovery this year, weighed to the second half. OPEC, Russia and its allies decided last week to maintain its output curbs almost unchanged. The U.S., world's largest oil consumer, saw a big draw on U.S. gasoline stocks last week as the winter storm in Texas disrupted refining output. और चलते हैं अब कार्यक्रम की. Dhiren, now are you there with us, Dhiren? Yes, very much. Okay. So going forward, what advice would you give to the investors about their investments, about the investment behavior that they should follow? No, one is that, everything that we have been doing about investment, which is, if it has not been a planned affair, if it was an event-oriented that we will be doing something, it was reactive, don't do that. After 2020, it is a grim reminder that, it should be a planned affair. And there's a pretty simple, straightforward, linear hierarchy of investment. One is that have an emergency fund. Divide have your health insurance, have your life insurance. Once you are done with this, then divide your requirements into 3 parts: short term, medium term, long term. Short term, I would say, the money which you are likely to need anytime. Okay. 1 to 3 years, and keep that money in your bank deposit, in your bank or deposits or a liquid fund or a short-term fund. Okay, I'm so sorry I have to cut you short. And only, just last sentence, that long-term money should only be earmarked to equity through SIP. Okay. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. धीरेन्द्र, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. धन्यवाद. And before we close the headlines once again, foreign investors pull out over 7,000 crore rupees from the Indian capital markets in the first 2 weeks of March. 5 IPOs to hit stock markets this week, and Brent crude oil prices end flat near $70 this week after touching 13-month high on Monday. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.